हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज भी कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और आज पुली का क्वेश्चन थोड़ा रहेगा। पुली का क्वेश्चन शायद नहीं लिए हैं किसी भी लेक्चर में, तो पुली का क्वेश्चन थोड़ा आज बात करेंगे। पुली के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा और भी क्वेश्चन एक दो टॉपिक इधर उधर का भी होगा, लेकिन पुली का क्वेश्चन आज 3-4 मिल सकता है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A pulley system with a velocity ratio 4 is used to lift a load of 300 kilogram force to a vertical height of 10 meter by applying an effort of 100 kgf downwards. तो अरेंजमेंट ड्रॉ करना है पुली का, शोइंग द लोड, एफर्ट एंड टेंशन इन ईच स्ट्रैंड. फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम एंड वर्क डन बाय द एफर्ट. ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है वेलोसिटी रेशियो VR, ये दे रखा है कितना, 4, है ना। वेलोसिटी रेशियो पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये सब बता दिए हैं पहले, पुली का सारा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, आप देख सकते हो वहां पे जाके। लोड कितना लिफ्ट कर रहा है, लोड है 300 kgf, न्यूटन में कर लेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके या 9.8 से, ठीक है, वो हो जाएगा। कितने वर्टिकल हाइट तक लिफ्ट कर रहा है, यानी कि ये लोड का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना। इसको कह सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, इसको जो लिफ्ट कर रहा है ऊपर, है ना, तो एक तरह से इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कह सकते हो। ठीक है, ये 10 मीटर। एफर्ट कितना अप्लाई कर रहा है, एफर्ट दे रखा है 100 kgf, ये सब कुछ दे रखा है। अब वो क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अरेंजमेंट दिखाना है पुली का, शोइंग द लोड, एफर्ट एंड टेंशन। तो देखो वेलोसिटी रेशियो 4 है। वेलोसिटी रेशियो कितना है, 4। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जितना वेलोसिटी रेशियो होगा नंबर ऑफ पुली उतना ही होगा, है ना। जितना वेलोसिटी रेशियो उतना ही पुली, ये सारा पढ़ा चुके हैं, है ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। तो वेलोसिटी रेशियो 4 है, तो आपको 4 पुली बनाना पड़ेगा, है ना। तो 4 पुली बना लेते हैं हम लोग। तो इधर से बनाए, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे कोई फिक्स पुट आप दे दो पहले, और 4 पुली बनाना है आपको, ठीक है। तो ये सबसे पहला पुली एक इधर, और इसके नीचे ही दूसरा पुली होगा, ठीक है। ये इस तरह से दूसरा पुली जो आपको बनाना है, 4 पुली बनेगा। और इसको ये रॉड डाल दो, है ना, ये एक मतलब वो एक्सल, है ना, ये फ्रेम जिसको कहते हो आप, ये वो फ्रेम डाल दो, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रेम, ठीक है, ये हो गया फ्रेम। 2 पुली और आएगा नीचे, नीचे भी 2 पुली आएगा, ठीक है, 4 पुली होगा। 2 पुली, एक पुली ये रहा और दूसरा पुली ये रहा, ठीक है। इसको भी फ्रेम डाल दो, इसमें भी, है ना, इसमें भी फ्रेम डाल दो, ठीक है। और इस फ्रेम से यहाँ से नीचे ये लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है नीचे, लोड। अब इसमें वो स्ट्रिंग डाल देते हैं, है ना, स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग बनाने का तरीका देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ से पहले इधर आप एफर्ट वाला इधर गिरा लो, है ना, ये एफर्ट वाला। उसके बाद ये जो पुली पार कराओ, इसको यहाँ से सबसे पहले नीचे लाओ, सबसे पहले नीचे लाओ, ठीक है। सबसे पहले इसको नीचे लाओ, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। और ये फिर यहाँ से पास कराओ, फिर यहाँ से ऊपर जाओ, ठीक है, थोड़ा सही से, फिर यहाँ से ऊपर जाओ और इस पुली से अब पास करा दो ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे जाओ और इस पुली से पास कराना है इस बार, और फिर यहाँ से ऊपर जाके, है ना, यहाँ पे जो हुक एक लगा रहेगा इस तरह से, है ना, यहाँ पे एक हुक लगा रहेगा ऐसे,
इसको यहाँ पे ऐसे हुक में फंसा देना है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा 4 पुली का, है ना, 4 पुली का, थोड़ा रफ बनाए हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ 4 पुली का अरेंजमेंट बन जाएगा और ये हो गया आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है। अब है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम। एफिशिएंसी और वर्क डन बाय एफर्ट निकालना है। तो एफिशिएंसी जानना है तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास वेलोसिटी रेशियो है, मेरे पास वेलोसिटी रेशियो है और लोड भी है और एफर्ट भी है। तो क्या हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं क्या? मैकेनिकल एडवांटेज, ये ए पार्ट का आंसर हो गया, बी पार्ट का कर रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। ये आपको रट गया होगा अब तक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफर्ट का। एफर्ट जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा होगा। तो लोड बाय एफर्ट, लोड कितना है 300 और एफर्ट कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2 से मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है तो पुली भी तो ज़्यादा है ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा, है कि नहीं। तो मैकेनिकल एडवांटेज ये सही है वाला अरेंजमेंट, ठीक है। तो हमको एफिशिएंसी चाहिए और वेलोसिटी रेशियो देखो दिया हुआ है। तो क्या रिलेशन एक पता है, एक रिलेशन आपको याद है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ये ईटा से दिखाते हैं एफिशिएंसी को। तो यहाँ से एफिशिएंसी हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ये हो जाएगा 3, वेलोसिटी रेशियो 4, ये हो जाएगा 0.75। और परसेंटेज में आप दिखाना चाहो एफिशिएंसी तो इंटू 100 कर लो, इंटू 100% कर लो, तो ये हो जाएगा 75% होता है मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और वर्क डन बाय द एफर्ट, तो अब एफिशिएंसी आ गया है तो वर्क डन बाय द एफर्ट हम बता ही सकते हैं। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, ये होता है आउटपुट वर्क इन बाय इनपुट वर्क, यानी कि इनपुट वर्क जितना आप दिए उसमें से वर्क आउटपुट कितना हुआ। तो आउटपुट वर्क बेसिकली क्या होता है, वर्क डन बाय लोड, है ना। लोड पे वेट, लोड का जो लोड जो लग रहा है, जो उसका वेट है, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन बाय लोड होगा। वर्क डन बाय एफर्ट क्या होगा, एफर्ट लगाने से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एफर्ट। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एफर्ट। तो एफिशिएंसी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन बाय लोड, है ना, ये हमको दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया, वर्क डन बाय एफर्ट निकालना है। तो एफिशिएंसी ये हो गया वर्क डन बाय, क्या है, वर्क डन बाय लोड, है ना, वर्क डन बाय लोड डिवाइड बाय वर्क डन बाय एफर्ट। तो वर्क डन बाय लोड क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और वर्क डन बाय एफर्ट तो निकालना ही है। तो वर्क डन बाय एफर्ट ये हो जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लोड कितना है, लोड है 300, लोड तो सर भी पेपर का है 300, और लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, है ना। और एफिशिएंसी कितना है, ये है 0.75, ये है एफिशिएंसी। तो ये डेसिमल हटाओगे, ये ऊपर 100 बनेगा, ये हो जाएगा 4, है ना। और एक चीज देखो, ये 300 kgf था, तो kgf को आपको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है। ये 300 को एक 10 से और गुना कर दो, है ना, तो ये अब न्यूटन हो गया। तो ये हो गया 4 इंटू 1 2 2 4 10 पे पावर 4 जूल। तो ये 40,000 जूल, है ना, 40,000 जूल, ये इतना वर्क डन बाय एफर्ट होगा। ठीक है, क्लियर है पूरा क्वेश्चन। केजीएफ था इसीलिए, है ना, ये वाला 10 कहाँ से आया, केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए, केजीएफ को, है ना, ये 9.8 से या 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी केजीएफ में डेटा रहता है। तो 300 इंटू 10, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो डायग्राम जो गिवन है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल को दिखा रहा है ना, वो मीटर रूल।
ऑफ वेट 100 ग्राम फोर्स, 100 ग्राम फोर्स का वेट है। 100 ग्राम फोर्स का वेट है, इसका क्या मतलब है? देखो ये मीटर रूल 1 मीटर रूल है, मतलब 1 मीटर का है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का है। मीटर रूल कहने का क्या मतलब है कि 1 मीटर की लंबाई है, सेंटीमीटर में क्या होगा 100 सेंटीमीटर। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 0, 20, 40 और यहाँ पे 100, ये सेंटीमीटर में है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये मीटर रूल है, एक तरह के मटेरियल का बना है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे होगा, एक पॉइंट कहीं पे होगा जहां पे इसका सारा वेट वहीं पे एक्ट होगा, है ना, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। तो मीटर रूल ऑफ वेट 100 ग्राम फोर्स, तो इसका 100 ग्राम फोर्स वेट है, तो वेट कहाँ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये एक मीटर रूल, ये एक रॉड जैसा है, तो इसका कहाँ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मिड पॉइंट पे, यानी कि ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? 50 सेंटीमीटर पे, है ना, आधे पे होगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं ये 40 है, तो मान लो ये वाला, मान लो ये वाला, ये 50, यहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहीं पे वेट एक्ट करेगा, है ना, वेट एक्ट करेगा। और कितना दे रखा है? 100 ग्राम फोर्स। ये पहले क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। बीइंग बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, लेकिन थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, रॉड को ये बैलेंस एक्चुअली 50 सेंटीमीटर पे ही होता, क्योंकि वहीं इसका मिड पॉइंट है, वहीं इसका वेट एक्ट करता, वहीं पे बैलेंस होता। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाया है, इसको बैलेंस कर रहा है 40 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे बैलेंस कर रहा है? 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर रहा है। लेकिन अब 40 पे कर रहा है तो कुछ और तिगड़म करना होगा, क्योंकि बैलेंस तो ये 50 पे होता, 40 पे कर रहा है तो जरूर कुछ तिगड़म किया होगा। देखो आगे तिगड़म भी किया हुआ है, बाय सस्पेंडिंग अ वेट W, है ना। देखो ये 20 सेंटीमीटर पे एक वेट लगा दिया है ना, और वेट का वैल्यू नहीं दे रखा, वेट ये W, ये हमको निकालना पड़ेगा। W ग्राम फोर्स का कुछ वेट है जो लगा दिया है इसको बैलेंस करने के लिए 40 पे, है ना। ऐसे तो बिना कुछ लगाए 50 पे बैलेंस हो जाता, लेकिन 40 पे करना है तो कुछ और आजू बाजू काम करना पड़ेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर पे एक वेट लगा दिया है बैलेंस करने के लिए। तो वही बोल रहा है बैलेंस हो गया है 40 पे, लेकिन इसके लिए एक वेट लगाना पड़ा है W ग्राम फोर्स का, है ना, कहाँ पे? 20 सेंटीमीटर मार्क पे। तो बोला है W का वैल्यू बताने, क्या बोला है? W का वैल्यू बताने। तो कैसे निकालेंगे W का वैल्यू? ये वेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो 40 पे बैलेंस कर दे रहा है, मतलब 40 पे जितने भी वेट एक्ट कर रहे हैं इस रॉड पे, उस सारे वेट का मोमेंट जो बनेगा 40 पे, सबका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दो वेट बेसिकली हमको दिख रहा है, एक 50 सेंटीमीटर मार्क पे 100 ग्राम फोर्स का जो कि इसका वेट ही है, और एक एक्स्ट्रा ये 20 सेंटीमीटर मार्क पे एक W ग्राम फोर्स लगाया गया है। दोनों की वजह से, यही दोनों वेट है, दोनों की वजह से 40 सेंटीमीटर पे जो मोमेंट बनेगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा और नेट 0 करेगा। तो जितना वेट, जितना मोमेंट 20 सेंटीमीटर पे वेट एक्ट कर रहा होगा 40 पे, उतना ही करेगा 100 ग्राम फोर्स 50 वाले पे 40 पे। तो दोनों का मोमेंट बराबर करना होगा, तब ये काम बनेगा, तभी तो बैलेंस होगा, है ना। ये इधर से कुछ मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है मोमेंट 20 वाला, तो 50 वाला कुछ क्लॉकवाइज में करेगा, है ना। तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा तभी तो बैलेंस होगा, तो वही करना होगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे। देखो क्या करेंगे, ये 40 पे बैलेंस हो रहा है ना, और इधर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे, जो कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है 100 ग्राम फोर्स, और इससे इधर 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वेट लगाया गया है 20 ग्राम फोर्स का, ठीक है। तो मोमेंट के कंसेप्ट से तो 20 सेंटीमीटर
पे जो वेट है 20 ग्राम फोर्स, वो कितना मोमेंट डेवलप कर रहा है 40 पे, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कह सकते हो आप, एट 40 सेंटीमीटर ड्यू टू वेट एट 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, आर क्रॉस एफ होता है, वेट कितना हो रहा है 20, और कितना दूरी पे है 20, तो 20 सेंटीमीटर मार्किंग पे है इनटू 20 ग्राम फोर्स, तो ये कुछ हो गया 400 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर पे जो 100 ग्राम फोर्स लग रहा है वो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स डेवलप कर रहा है 40 पे, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी से। तो फिर लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट, अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गया, ये 20 तो दिया नहीं, 20 हम लोग कहाँ से ले लिए, ये तो W दे रखा है, वो मेरे ध्यान में 20 सेंटीमीटर 20 आ गया, ये तो W दे रखा है ना, ये तो W दे रखा है हमको, तो ये W निकालना है। सॉरी थोड़ा आप लोग करेक्ट करोगे, ये W तो हमको कैलकुलेट करना है, ये W ग्राम फोर्स, ये तो दिया ही नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा, ये होगा 20 इंटू W ग्राम फोर्स, है ना। ये W तो हमको निकालना है, ये तो पता ही नहीं है ना, थोड़ा सही करोगे आप। हाँ, तो इधर मोमेंट ऑफ फोर्स एट 40 सेंटीमीटर ड्यू टू 100 ग्राम फोर्स एट 50 सेंटीमीटर, तो कितना दूरी पे है, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पे है इंटू 100 ग्राम फोर्स लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो बैलेंसिंग द 40 पे बैलेंस हो रहा है, तो दोनों मोमेंट बराबर होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 इंटू W, ये सेंटीमीटर भी लिखोगे, इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो W कितना आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 5 जा, है ना, हाँ सही, ये 100 इंटू 10 1000, है ना, ठीक है, हाँ 50 ग्राम फोर्स, हाँ ठीक है, 50 ग्राम फोर्स ये आ रहा है वेट, जो कि हमको 20 सेंटीमीटर पे लटकाना होगा ताकि 40 पे बैलेंस हो जाए। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। आगे, ठीक है, थोड़ा इसको आप सही करोगे डेटा, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब वेट को मूव करा दिया गया है 10 सेंटीमीटर पे, है ना, तो ये तो था ही, ये 40 पे बैलेंस हो ही रहा है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ये बैलेंस था 20 पे रखने के बाद वेट को, लेकिन अब कर दिया गया है इसको 10 पे, है ना, वेट को कहाँ ला दिया गया है 10 पे, ये वेट 50 ग्राम फोर्स कितना दूर है 30 सेंटीमीटर दूर है, और इधर यहाँ पे जो इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है 100 ग्राम फोर्स जो लग ही रहा है वेट, ये 50 सेंटीमीटर पे। तो 20 पे जब था वेट तब बैलेंस हो रहा था, अब वेट को कर दिया गया है 10 पे, तो अब बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा, कुछ रिजल्टेंट मोमेंट मिलेगा आपको, है ना, कुछ रिजल्टेंट मोमेंट मिलने जा रहा है ना, ये इस तरह से। अब वेट को थोड़ा और इधर खिसका दिया गया है, 20 पे बैलेंस था तो, लेकिन अब बैलेंस नहीं है ना, तो अब इधर की वजह से इधर कुछ मोमेंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, या इधर से वजह से कुछ ये क्लॉकवाइज में, जिसका डायरेक्शन ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड वही डोमिनेट कर जाएगा। तो देख लेते हैं, तो मोमेंट जो बनेगा 40 पे, है ना, ये 10 सेंटीमीटर की वजह से, 10 सेंटीमीटर पे रखे वेट की वजह से, तो मोमेंट एट 40 सेंटीमीटर ड्यू टू W एट 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, 40 से 10 30 हो गया, और वेट है 50, ये हो गया 1500 ग्राम फोर्स। ठीक है, 1500 ग्राम फोर्स। और मोमेंट बात कर लें, मोमेंट एट 40 सेंटीमीटर ड्यू टू वेट एट 50 सेंटीमीटर, जो कि है ही 100 GF, ये कितना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 इंटू 1000, तो ये हो गया 1000 ग्राम फोर्स, है ना। तो देखो आपको क्लियरली दिख रहा है 1500 है और ये 1000 है, तो 1500 है 10 सेंटीमीटर वाले की वजह से और 1000 है 50 वाले की वजह से। तो डेफिनेटली जब रिजल्टेंट मोमेंट निकाला जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट की बात की जाएगी,
तो क्या होगा 1500 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 500 ग्राम फोर्स। तो ये वाला 1500 वाला ये इधर एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाहेगा और 1000 वाला क्लॉकवाइज। जीतेगा कौन? ये एंटी क्लॉकवाइज वाला, इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है ना। तो 500 ग्राम फोर्स ये ज्यादा है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो जाएगा 20 पे था तो बैलेंस था, अब 10 पे कर दिया तो कैसे बैलेंस रहेगा, है ना, कुछ नेट मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे द पोजीशन ऑफ अनदर वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स टू बैलेंस द रूल इन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या हुआ, बैलेंस तो हुआ नहीं, 500 ग्राम फोर्स कुछ नेट मिल गया हम लोग को मोमेंट, बैलेंस तो हुआ नहीं। तो बोल रहा है वो बैलेंस करने के लिए हमको 20 ग्राम फोर्स का वेट रखना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कहाँ पे रखना पड़ेगा, पोजीशन पूछा है। ठीक है, ये बोल रहा है सी पार्ट में कि ये जो रॉड है और ये जो 40 सेंटीमीटर पे आप ये बैलेंस कर रहे हो इसको, है ना, और फिलहाल अभी आप इसको कहाँ रख दिए हो, 10 सेंटीमीटर पे, ये वेट 50 ग्राम फोर्स का। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसको बैलेंस करने के लिए, है ना, कहाँ पे रखना होगा, इस पार्ट 2 में बैलेंस करने के लिए कहाँ पे रखना होगा, है ना, एक वेट को जिसका 20 ग्राम फोर्स वैल्यू है उसको कहाँ पे रखना होगा। तो जहां पे भी रखेंगे हम उसको ले लेते हैं कुछ x सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं, है ना, ये हम ले लेते हैं कि कुछ x सेंटीमीटर दूर हमको रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, कितना दूर रखना पड़ेगा, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, कहां से, 40 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो क्या हमको देखना है कि ये 50 ग्राम फोर्स जब इधर रख रहे थे, है ना, और इसका यहाँ पे इसका 50 सेंटीमीटर पे इसका नेट वेट तो है ही, है ना, ये डब्बा बनाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ये इसका नेट वेट 100 ग्राम फोर्स तो है ही। इस दोनों की वजह से नेट मोमेंट जीरो नहीं हो पाया, कुछ नेट मोमेंट मिल गया 500 ग्राम फोर्स का। नहीं, ये 30 सेंटीमीटर दूर रहने की वजह से, ये 10 रहने की वजह से हमको नेट मोमेंट मिल गया, ये ऐसे करके क्लॉकवाइज सेंस में कितना, 500 ग्राम फोर्स। तो इसको खत्म करना होगा, है ना, इधर से कुछ ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में मोमेंट डेवलप करके इसको खत्म करना होगा उतने ही वैल्यू का। तो वही पूछ रहा है वो कहाँ पे होगा। तो हम ले लेते हैं कि ये जो 40 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहीं पे बैलेंसिंग हो रहा है, 40 सेंटीमीटर से कुछ x यूनिट दूर इतने दूरी पे, x डिस्टेंस पे इसको लेना पड़ेगा हमको ताकि ये बैलेंस हो सके, है ना। तो ले लेते हैं, है ना, यही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को वापस से क्रॉस चेक करेंगे। द पोजीशन ऑफ अनदर वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स टू बैलेंस द वेट, है ना, 20 ग्राम फोर्स दे रखा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहीं पे ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर से कुछ ले लेते हैं कि चलिए x डिस्टेंस पे, है ना, ये कितना है, ये वेट है 20 ग्राम फोर्स। ये दूसरा अनदर वेट जो हम लोग रख रहे हैं ताकि इससे क्लॉकवाइज मोमेंट बने, क्योंकि 500 ग्राम नेट बन गया है, एंटी क्लॉकवाइज उसको खत्म करना है। तो 40 से कुछ x यूनिट दूर, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कराना है, रख देते हैं ताकि इसको खत्म कर दें। तो ये जो 500 ग्राम फोर्स नेट मोमेंट बचा है इसके बराबर हो जाएगा 20 ग्राम फोर्स की वजह से जो मोमेंट बन रहा है। कितना बनेगा, x इंटू 20। तो x यहां से आ जाएगा 500/20, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 40 और इधर x 25, यानी कि ये 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम फोर्स का वेट रखना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, ये नलीफाई हो जाए, जो 500 ग्राम फोर्स का एक्स्ट्रा मोमेंट बना है ये खत्म हो जाए। तो कहां पे रखना होगा, एट 65 सेंटीमीटर, या एट मतलब 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 40 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा राइट साइड में इधर, है ना। तो ये एट 65 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, 40 और 25, है ना, 65। तो ये था पूरा क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी आ गई थी, बाकी अब ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ब्लॉक और टैकल फिर से है और इस सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 5 है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो कितना है? 5। तो वेलोसिटी रेशियो 5 है तो आपको आइडिया लग गया नंबर ऑफ पुली कितना होना है, नंबर ऑफ पुली भी होना है 5। तो 4 का आप बनाया है, 5 का आप लोग बना सकते हो क्या? वैसे बन जाएगा। नीट लेवल डायग्राम बनाने बोला है, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट, ये आप लोग बना सकते हो। आई होप जैसे 4 का बनाए वैसे आप 5 का बना लोगे। अब इसमें क्वेश्चन है, रोहन एक्सर्ट्स अ पुल ऑफ 150 किलोग्राम फोर्स, है ना। ये दूसरा बना रहे हैं, पहला आप लोग कर लोगे। अब तो पुल लगा रहा है यानी कि एफर्ट दे दिया है रोहन का 150 किलोग्राम फोर्स। तो बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड, लोड पूछा है, ही कैन रेज विथ हिज पुली सिस्टम इफ इट्स एफिशिएंसी, ये दिया है 75%, यानी कि 0.75 ये हो गया एफिशिएंसी। तो लोड निकालना है, कैसे निकलेगा लोड? तो हमको वेलोसिटी रेशियो दे दिया है 5, तो क्या हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी 0.75, वेलोसिटी रेशियो 5, ये हो गया 3.75 मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट, तो ये 3.75 है। लोड दे रखा है, कितना है? लोड नहीं दे रखा, एफर्ट दे रखा है 150, तो लोड बाय 150 ये 3.75। तो यहाँ से लोड आ जाएगा 150 इंटू 3.75 किलोग्राम फोर्स में ही, और ये आपका अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 562.5 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। 562.5 ये रफली आ जाएगा किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट ये लगा दोगे, मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो डायग्राम बना लोगे। 4 का बनाए हैं तो इसमें 5 का बनाना है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। सीजर, सीजर क्या है? स्पीड मल्टीप्लायर, वेलोसिटी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी गेनर, है ना। सीजर स्पीड मल्टीप्लायर है, लोड बहुत तेजी से चलता है ना। कैंची को लेते हैं, कैंची को ऐसे फंसाते हैं उंगली में, और ये हमारा एफर्ट होता है, एफर्ट बहुत धीरे धीरे मूव करता है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है ना, और लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसा वाला मशीन कहलाता है स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लाई हो जाता है ना, कपड़े पे ऐसे धड़ 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 सीजर चलने लगता है ना। आप हल्का से ऐसे दबाते हो, वो कपड़े पे लंबा चल जाता है, डिस्प्लेसमेंट लंबा हो जाता है, स्पीड मल्टीप्लायर ये हो गया। ठीक है, किलोवाट आवर में कितना जूल होगा? तो यही से देख लो, किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब 1000 वॉट और आवर। 1000 वॉट, वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। पावर का ऐसा यूनिट है। रेट एट विच वर्क इज डन, वर्क बाय टाइम, जूल पर सेकेंड। आवर, एक आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। सेकंड मर गया, ये बच गया 36, 2 जीरो और ये 3, 36 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। ये भी लिख सकते हो, और एक परंपरा इसको लिखने की ऐसे है, 36 इंटू 10 पे पावर 5। यहाँ काम करो, 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये करने से मेरा कुछ अच्छा फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। ठीक है, ऐसे याद रहता है नहीं, 3.6, यहाँ पावर भी 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। State 2 ways by which the frequency of a note given out by a stressed vibrating string can be increased, है ना। तो स्ट्रिंग है और उसमें ये कुछ ऐसे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बन रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं कैसे? तो देखो, फ्रीक्वेंसी एक फॉर्मूला होता है जो 11th में पढ़ते हैं हम लोग, n इंटू एन, ये हार्मोनिक्स को बताता है। इतना आपको नहीं देखना, बस आप आइडिया ले लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, v/2l, v होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, ये जो वेव चल रहा है इसका स्पीड, और
ये 2L, L हो गया यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, V हो गया स्पीड ऑफ वेव, और इसको फर्दर जाके लिखते हैं V होता है √T बाय मास पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय 2L। ये T जो लिखा हुआ है ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा स्ट्रेच करने से, दैट इज टेंशन। और M/L है मास पर यूनिट लेंथ। ये शायद आपके सिलेबस में ना हो, 11th में है ये, लेकिन ठीक है, बस आप ध्यान रखो, थोड़ा आपको भी आइडिया मिल जाएगा समझने में। तो देखो आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसे बढ़ा सकते हो, ये आपको आइडिया लगेगा तुरंत से अभी। तो देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है कि नहीं, रूट में है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, है ना। तो इतना तो आपको पता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है वो 1 के बढ़ाने से ये भी बढ़ता है, और जो इनवर्स में होता है उसके घटाने से ये बढ़ता है। तो स्ट्रिंग का अगर टेंशन बढ़ाओगे बाय इंक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और स्ट्रिंग का लेंथ कम करोगे तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, है ना। तो 2 तरीका है जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। तो पहला तरीका बाय इंक्रीजिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, बाय इंक्रीजिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा है बाय डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लेंथ छोटा रखोगे तो जल्दी से जाएगा, जल्दी वापस आएगा रिफ्लेक्ट होके, तो आपको नंबर ऑफ वेव ज्यादा मिलेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी यही तो होता है, लेंथ छोटा रखोगे तो जल्दी से जाएगा, जल्दी आएगा, रिफ्लेक्ट होके तो आपको नंबर ऑफ वेव ज्यादा मिलेगा। और टेंशन, स्ट्रिंग जितना टाइट रखोगे, है ना, ये स्ट्रिंग जो है ये जितना टाइट रखोगे ये जल्दी से जाएगा, और स्ट्रिंग जितना धीमा रखोगे, ऐसे ऐसे इसको स्लैग करके थोड़ा धीमा कर दोगे, लूज कर दोगे, तो ये आराम से ये धीमे धीमे चल के जाएगा। ऐसे जितना टाइट रखोगे, जितना उसमें टेंशन रहेगा, जितना टाइट तना हुआ रहेगा, उतना जल्दी जाके आएगा, तो नंबर ऑफ वेव आपको ज्यादा मिलेगा। और जितना लूज रखोगे, लूजन रखोगे, उतना धीमे धीमे जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बढ़ाना है, लेंथ घटाना है। क्या बोल रहे हो सर, टेंशन बढ़ाना है? टेंशन धागे का बढ़ाना है, खुद का नहीं, ठीक है। तो एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, इसमें 5 पुली है, ठीक है। देख लो भाई, 5 पुली है, नंबर ऑफ पुली से तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो 5 होगा। इन आइडियल सिचुएशन बोला है, आइडियल सिचुएशन मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, पुली का भी कोई वेट नहीं, मासलेस, ठीक है। हाउ इज लोड एल रिलेटेड टू एफर्ट, लोड एल एफर्ट से कैसे रिलेटेड है। तो देखो वेलोसिटी रेशियो से पहले देख ले, नंबर ऑफ पुली के बराबर होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो जाएगा 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो हाउ इज द डिस्टेंस डीई, ये देखो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ये वेलोसिटी रेशियो से सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ये इस तरह से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल टू 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब है हाउ इज द लोड एल रिलेटेड टू द एफर्ट ई। तो ये 5 पुली वाला सिस्टम है, ब्लॉक एंड टैकल, है ना। तो इसमें ऐसा होता है कि लोड को अगर आप डी डिस्टेंस अगर ऊपर मूव करोगे, तो 5 पुली है, हर एक से वो जो धागा उसके क्रॉस थ्रू गया है वो सब उतने ही अमाउंट से थोड़ा थोड़ा लूज हो जाएगा। तो 5 पुली है, तो एफर्ट है ना, लोड डी डिस्टेंस ऊपर गया तो एफर्ट 5d डिस्टेंस है ना, 5d डिस्टेंस ऐसे नीचे खींचेगा। या आप इसको ऐसे समझो, ये तो हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की बात कर दिए, ये आप इसको यहाँ पे ऐसे समझो, ये हमको पूरा फिगर ही बनाना पड़ जाएगा लगता है। इसको ऐसे समझो आप कि इस केस में, है ना, इसको भूल जाओ, इस केस में एफर्ट जो लगाओगे वो एक टेंशन के बराबर होगा, और लोड जो है वो 5 टेंशन के बराबर होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज की जब बात करेंगे लोड बाय एफर्ट, तो ये होगा 5 टाइम्स टेंशन बाय टेंशन, ये कट जाएगा और ये होगा 5।
और यहाँ से कह सकते हैं हम लोड होगा 5 टाइम्स एफर्ट, है ना। एक क्वेश्चन पेज छोड़ा है ना 5 पुली बनाने वाला, वहां पे बनाओगे ये आइडिया लग जाएगा। एफर्ट टेंशन के बराबर और लोड को 5 टेंशन ये इतना मिलके खींच रहा होगा, ठीक है, 5 टाइम्स एफर्ट आ जाएगा। और अगर आप बोलते हो बनाने तो 5 वाला हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उस क्वेश्चन का भी काम हो जाएगा इसमें, चलो बना ही देते हैं, आपके मन की मुराद पूरी कर देते हैं। तो ये 1 पुली, ये 2 पुली, ये 3 पुली, है ना, और नीचे यहाँ 1 पुली और 2 पुली, ठीक है। ये सबसे पहले ये यहाँ से ये एक फ्रेम जाएगा जो इस तीनों को रखेगा, और यहाँ नीचे जो है ये एक फ्रेम जाएगा 2, ठीक है। ये यहाँ से एफर्ट लग रहा है कुछ ऐसे, और ये यहाँ से जाएगा ये छोटे वाले में, फिर यहाँ से ये जाएगा फिर ये दूसरे वाले में, ठीक है, सही से बनाओगे आप लोग। फिर यहाँ जाएगा ये इस वाले में, फिर ये यहाँ जाएगा इस वाले में, तीसरे वाले में, और यहाँ से ये वापस आ जाएगा, यहाँ से जो ये हुक लगा होगा यहाँ से ये आके ये मिल जाएगा ऐसे, है ना। ये इस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, ये यहाँ पे टेंशन है ना, ये यहाँ पे टेंशन बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एफर्ट लगेगा, तो ये अवे फ्रॉम द मास पुली से ये टेंशन बनेगा, तो एफर्ट इक्वल टू टेंशन ये लिखे थे। और यहाँ पे 5 टेंशन देखो ये खींच रहा है लोड, यहाँ पे लोड लगा दो नीचे ऐसे, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है नीचे, ठीक है। अब यहाँ से 5 टेंशन इसको खींच रहा है ऊपर, देखो कैसे, ये और एक ये 5 टेंशन इसको खींच रहा है। 1 टेंशन, 2 टेंशन, 3 टेंशन, 4 टेंशन, 5 टेंशन, 5 टेंशन मिलके जो है इसको ऊपर खींच रहा है, दिख गया, पांचों दिख गया। तो ये 5 टेंशन जो है ये लोड को खींच रहा है, तो यही से लिखे हैं मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, 5 टेंशन बाय टेंशन, ये आ गया 5। तो लोड हो गया 5 टाइम्स एफर्ट, तो यही रटना कुछ नहीं है ना। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट भी हो गया 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन और है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पुली का वेलोसिटी रेशियो 2 दे रखा है और मैकेनिकल एडवांटेज 1.6 दे रखा है। तो बोल रहा है नेम द पुली एंड स्टेट फैक्टर विच मेक द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो दिख रहा है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से कम है, 2 के बराबर नहीं है। तो वेलोसिटी रेशियो 2 है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये 2 है ना, ये 2 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि लोड अगर d डिस्टेंस ऊपर गया होगा तो एफर्ट जो है वो 2d ऊपर गया होगा। ऐसा किसमें होता है, ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है सिंगल मूवेबल पुली में, ऐसा होता है सिंगल मूवेबल पुली में, है ना। याद है सिंगल मूवेबल पुली, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये रहा पुली, और इसका एक एंड ऐसे फिक्स रहता है और दूसरा एंड इस पुली के थ्रू जाते हुए यहाँ पे ये एफर्ट लगता है, और ये यहाँ पे इसका एक्सल, और ये फ्रेम वगैरह समझ लो, यहाँ से ऐसे इसको लटकाया गया, और नीचे यहाँ ये लोड, ठीक है, ऐसा कहानी होता है। तो ये लोड जब d डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो देखो रस्सी यहाँ से भी खाली होगा, यहाँ से भी कुछ खाली होगा, दोनों पार्ट से, इधर से भी कुछ d खाली होगा, इधर से भी कुछ d खाली होगा, तो टोटल 2d, है ना। ये इसको ऐसे बताएं तो देखो ये मूव करेगा, ये मूवेबल पुली है ना, मूव करने वाला पुली है, चलने वाला पुली। तो ये थोड़ा इधर देखना कि ये थोड़ा जो है ना मूव करके, ये थोड़ा यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया ऊपर, है ना, इस जगह पे, ठीक है। ये मान लो हम दोनों बना देते हैं कि ये पहले पुली यहाँ पे था इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, और यहाँ से चल के वो ऊपर आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये एफर्ट है। तो इतना पार्ट यहाँ भी डी खाली हुआ, इतना पार्ट यहाँ भी डी खाली हुआ,
तो ये टोटल अब कहाँ से जाएगा, सब ये सब मुड़ के यहाँ से जाएगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से जाके यहाँ से निकलेगा। तो डी जब लोड डी जब ऊपर जाएगा तो एफर्ट 2D ऊपर जाएगा। तो ये सिंगल मूवेबल पुली का केस है ना। ठीक है। स्टेट फैक्टर विच मेक द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज जो है, मैकेनिकल एडवांटेज वो होता है लोड बाय एफर्ट, है ना। ये क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। ठीक है, लोड बाय एफर्ट। तो लोड एल है, तो देखो यहाँ पे वही कहानी देखो फिर से। तो एफर्ट क्या है, एफर्ट बस ये टेंशन जो लग रहा है वो ये है एफर्ट। और लोड क्या है, यहाँ पे भी टेंशन और यहाँ पे भी टेंशन, तो लोड है 2 टाइम्स टेंशन। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो लोड बाय एफर्ट 2T/T2 आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ कितना है 1.6। तो 2 क्यों नहीं आया, ये 2 आता आइडियल सिचुएशन में, ये किस में आता, आइडियल केस में। इसका मतलब ये आइडियल केस नहीं है, 1.62 से कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे वेट ऑफ पुली है। ये 2 फैक्टर है जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम आ रहा है, 1.6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। तो व्हाट आर द फैक्टर, फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द पुली आर 2 फैक्टर विच इज मेकिंग द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।